अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा 12 मार्च 1947 को जो सिद्धांत दिया गया था उसको ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। एंड 2 लोकेशंस जहाँ पर पाई जा रही है, एक ग्रीस और दूसरी टर्की, इनको सहायता पहुँचाना इसका मेन मकसद था। इससे पहले इन दोनों हिस्सों में जो प्रभाव था वह इंग्लैंड का था। 12 मार्च 1947 से पहले इन 2 जगहों पे किसका प्रभाव था? इंग्लैंड का। और अब इंग्लैंड ने यहाँ से अपने जो लोग थे उनको वापस बुला लिया। जो भी इंग्लैंड के द्वारा इन हिस्सों को, ग्रीस और टर्की को सहायता पहुँचाई जाती थी आर्थिक, उसको भी बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1945 से पहले तक दुनिया की महाशक्ति इंग्लैंड थी, जिसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है। एंड जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है तो इंग्लैंड जो एक महाशक्ति थी उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब दुनिया के अंदर 2 महाशक्तियाँ आती हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। इससे पहले इंग्लैंड पावरफुल था। तो इंग्लैंड के पास पैसा ही नहीं है, उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इंग्लैंड कैसे ग्रीस और टर्की को सहायता पहुंचाता रहेगा? हालांकि इंग्लैंड भी उतना ही कंसर्न्ड था सोवियत संघ से जितना कि अमेरिका। अब इंग्लैंड ने बोला कि मैं तो अपने रिसोर्सेज जहां पर नहीं लगाऊंगा। अगर अमेरिका यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव नहीं लेता तो सोवियत संघ इसको अपने प्रभाव में ले लेता। अमेरिका को लगा कि अगर इस वैक्यूम को फिल नहीं किया गया, वैक्यूम का मतलब ये होता है जो खाली जगह होती है, तो यहाँ पर एक वैक्यूम बन गया कि अगर इंग्लैंड यहाँ पर अपनी सहायता नहीं पहुँचा रहा है तो सोवियत संघ अपनी पहुँचाएगा, सोवियत संघ उसको प्रभाव में लेने की कोशिश करेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा कहा गया कि हम ग्रीस और टर्की को सहायता पहुंचाएंगे एंड इसके माध्यम से हम कंटेन करेंगे, सोवियत संघ के प्रभाव को इन 2 हिस्सों में आने से रोकेंगे। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रूमैन सिद्धांत। ये ग्रीस है एंड ये टर्की। आज के टाइम में इसको टर्की ये बोला जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया है, टर्की बोला जाता है, टर्की ये आज के टाइम में इसको बोला जा रहा है। अमेरिका को ये चिंता हो जाती है कि जो ग्रीस और टर्की को सैनिक और आर्थिक सहायता इंग्लैंड के द्वारा पहुँचाई जा रही थी, यही सैनिक और आर्थिक सहायता सोवियत संघ पहुँचाना शुरू कर देगा। और इससे पहले कि सोवियत संघ इन वाले हिस्सों में जाए, सैनिक सहायता से, आर्थिक सहायता से इनका सहयोग करना शुरू करे, अमेरिका ने सोचा क्यों ना मैं ही यहाँ पे जाऊँ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा 12 मार्च 1947 को कहा गया कि अब अमेरिका इन 2 देशों को सैनिक और आर्थिक सहायता पहुँचाएगा। इसी को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इसी को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मार्शल प्लान की। ये भी अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के प्रभाव को वेस्टर्न यूरोप में आने से रोकने का एक प्रयास था। यहाँ पर लिखा है वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप। मार्शल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिनके द्वारा इस प्लान की घोषणा जून 1947 में करी गई। मार्शल प्लान क्या था, इसको मैं इसके माध्यम से समझाऊंगा। मार्शल क्या थे? अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड अमेरिका का कोल्ड वॉर किससे चल रहा था? सोवियत संघ के साथ। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहा था। एंड जून 1947 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा एक प्लान की घोषणा करी गई और कहा गया कि हम पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करेंगे। क्या लिखा है? यूरोपियन इकोनॉमिक रिकवरी, यूरोपीय आर्थिक पुनर्निर्माण। किसका निर्माण? यूरोपीय देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण। और जब निर्माण किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि हम नया निर्माण कर रहे हैं। जब हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। जैसे आपका घर है, जब वो पहली बार बनाया गया होगा तो उसका निर्माण किया गया, और अगर कहीं से वो टूट जाता है किसी कारण से, और अगर आप उसको दोबारा से बिल्ड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? रीबिल्ड करना या रिकवर करना। तो यूरोपियन इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप के देशों का भी काफ़ी नुकसान हुआ था, आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से। जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहा है तो जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है उसका भी पैसा लग रहा है और जो लड़ रहा है उसका भी पैसा लग रहा है, उन दोनों का ही नुकसान होगा। रशिया यूक्रेन आज के टाइम में लड़ते हैं तो यूक्रेन की बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह कर दी जाती है। इनफैक्ट जब रिटेलिएशन यूक्रेन के द्वारा करी जा रही होगी तो रशिया का भी कुछ नुकसान हो रहा होगा। तो लाइकवाइज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये नुकसान होता है पश्चिमी यूरोपीय देशों का। अब मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को क्यों बोला है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो ये यहाँ पे आप यूरोप को देख रहे हैं। इस यूरोप को बोलेंगे पूर्वी यूरोप, जो कि बिल्कुल सोवियत संघ के साथ लगता था। एंड इस वाले यूरोप को क्या बोलेंगे? पश्चिमी यूरोप, जो कि अमेरिका के प्रभाव वाला क्षेत्र था।
और अमेरिका के दोस्तों के प्रभाव वाला क्षेत्र था, जिसमें इंग्लैंड आ रहा है, फ्रांस आ रहा है। आर्थिक पुनर्निर्माण की बात किसकी करेगी? पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण, जिसको बोला जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक रिकवरी। इन देशों का जो आर्थिक और भौगोलिक रूप से जो नुकसान हुआ था उसको रिकवर किया जाएगा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका इन देशों को आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाएगा। अमेरिका इन देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाएगा ताकि यह अपनी सेना को फिर से बिल्ड कर पाएँ, अपनी जो इमारतें हैं उनको फिर से बना पाएँ, जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएँ। इसी को क्या बोला जाता है? यूरोपियन इकोनॉमिक रिकवरी। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली किस वाले यूरोप की बात हो रही है? पश्चिमी यूरोप की बात हो रही है। जब मार्शल प्लान की बात करी जाती है तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप के साथ ये जुड़ा हुआ है, ना कि पूर्वी यूरोप के साथ। पूर्वी यूरोप की बात यहाँ पे नहीं हुई है। क्यों नहीं करी इन्होंने? क्योंकि शुरू में अमेरिका को लगा कि ऑब्वियस ही बात है कि जो सोवियत संघ के पास वाले जो एरियाज़ हैं दे आर प्रोन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसएसआर, वह यूएसएसआर के प्रभाव में आने की कगार पे है। तो इन्होंने बोला कि पहले तो हम ऐसा करते हैं कि ये देश तो आ सकते हैं जिसके ज़्यादा संभावना है, परंतु यदि ये वाले देश आ जाते हैं पूर्वी यूरोप के, तो पश्चिमी यूरोप के देश भी इसके प्रभाव में आने में देरी नहीं लगाएंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि पहले जो हमारे दोस्त हैं हम उनकी रिकवरी करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कहीं पे लड़ाई हो जाती है तो आप नए दोस्त थोड़ा ना बनाएंगे, आप जो पुराने दोस्त होंगे उनको पकड़ेंगे पहले, कि पहले उनको खुश किया जाए, बाद में नए दोस्त बना लेंगे। तो लाइकवाइज यहाँ पे इनके द्वारा प्रयास किया गया अमेरिका के द्वारा कि हम मार्शल प्लान के तहत यहाँ के देशों की रिकवरी करेंगे जो भी उनका आर्थिक नुकसान हुआ। यूरोपियन इकोनॉमिक रिकवरी, यूरोपियन आर्थिक भरपाई या आर्थिक पुनर्निर्माण की बात करी गई है। तो यही मार्शल प्लान था। और ये मार्शल प्लान किसके खिलाफ था? सोवियत संघ के खिलाफ था। ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल प्लान एक चीज़ नहीं है। ट्रूमैन बात कर रहा था ग्रीस और टर्की की, एंड जो मार्शल प्लान है वो किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण की बात कर रहा है। एंड एक टर्म आती है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है अवरोध करना या रोकना। कंटेनमेंट का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया गया है उसी को कंटेनमेंट पॉलिसी कहा जाता है। जैसे कि सोवियत संघ यदि ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था तो अमेरिका के द्वारा वो नीतियाँ लाई गई कि ईस्टर्न यूरोप में सोवियत संघ को रोकने का प्रयास किया जाएगा। यदि ग्रीस और टर्की में सोवियत संघ आना चाह रहा था तो अमेरिका के द्वारा यहाँ पे भी रोकने का प्रयास किया गया। तो कंटेनमेंट एक बड़ी सेंस में यूज़ किया जा रहा है। यदि किसी एशियन कंट्री में सोवियत संघ का प्रभाव जमना शुरू हो रहा था तो उसको रोकने के लिए भी अमेरिका के द्वारा जब प्रयास किए जाते हैं उसी को कंटेनमेंट पॉलिसी कहते हैं, कि अवरोध करना, सोवियत संघ के प्रभाव को बढ़ने से रोकने की नीति को ही क्या कहा जाता है? कंटेनमेंट पॉलिसी। एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द अमेरिका। आगे क्या लिखा है? इन ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप की बात हो रही है। दो यूरोप बोले ना, एक पश्चिमी और एक पूर्वी यूरोप। इन ईस्टर्न यूरोप, इन ईस्टर्न यूरोप का मतलब पूर्वी यूरोप की अब बात होने लगी है। डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट एंड अदर एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस वर अंडरमाइंड एंड एलिमिनेटेड एज मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट डिजाइन्स लॉयल टू मॉस्को वर इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पर क्या लिखा है? ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप वाली कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा। मैंने पहले ही बोला है कि ये वाले जो हिस्से थे वहाँ सोवियत संघ के प्रभाव में जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ इनके पास में ही था, तो पास वाले एरियाज उसके प्रभाव में आते हैं। जो सोवियत संघ के करीब थे उनके ऊपर सोवियत संघ का प्रभाव पड़ना लाजमी था, और ये प्रभाव इनके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। एंड इन देशों के अंदर जो सोवियत संघ के नियर बाई थे, इन देशों के अंदर अगर किसी के द्वारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मॉडल अपनाया गया था, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवादी मॉडल, ऐसे देश जो खुद को समाजवादी तो बोलते हैं पर कहते हैं कि हम अपने समाजवाद को लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सोवियत संघ लोकतंत्र के खिलाफ था, तो वहाँ ऐसी जो रिजाइम्स थी, ऐसी जो सरकारें थी, उनको वहाँ से उखाड़ फेंकता था। और जो मॉस्को यानी कि सोवियत संघ के प्रति लॉयल थे, ईमानदार थे, वैसी सरकारें वहाँ पे लाने का प्रयास किया जाता था। इसी के साथ इन देशों के अंदर कोई एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस थी। एंटी कम्युनिस्ट का मतलब है जो साम्यवाद के खिलाफ सरकारें थी, क्योंकि सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद की विचारधारा थी। एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ मार्क्स एंड लेनिन। मार्क्स वो विचारक हैं जिनके द्वारा साम्यवाद का सबसे पहले विचार दिया गया है। लेनिन वो व्यक्ति है जिनके द्वारा सबसे पहले 1917 में
रशिया के अंदर क्रांति लाकर मार्क्सवादी विचारों को ज़मीन पे उतारने का प्रयास किया और साम्यवादी देश रशिया बना। तो जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियाज़ के खिलाफ थे, मार्क्सिस्ट का मतलब क्या है कि जो मार्क्स के आइडियाज़ हैं और लेनिन के जो आइडियाज़ हैं, वैसी सरकारें अगर इन देशों के अंदर नहीं चल रही थी, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियाज़ के जो खिलाफ थे उनको वहाँ से उखाड़ दिया गया। तो सोवियत संघ ने, इन सिंपल टर्म्स, सोवियत संघ ने क्या किया कि इस वाले हिस्से में ऐसी सरकारें जो सोवियत संघ की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखती थी, ऐसी सरकारों को यहाँ से हटा दिया। उनको हटना पड़ा वहाँ से। कैसे हटना पड़ा? जैसे सोवियत संघ के द्वारा फॉर एग्जांपल हंगरी में अपनी सेना भेज दी गई और कहा गया कि वहाँ की जो सरकार है उसको पराजित करने के बाद हम वहाँ पे कब्जा कर लेंगे, और वहाँ पर कब्जा करने के बाद सोवियत संघ ने बोला कि हमारा अब कब्जा इस पे हो गया है। तो ऐसे लोग सरकार बनाने के लिए आगे आए जो सोवियत संघ की विचारधारा से इत्तेफाक भी रखेंगे, तो उनके द्वारा वैसी सरकार वहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया। जैसे कि 2001 में आपने एक एग्जाम्पल सुना है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। 2001 में क्या हुआ था, अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था और फिर उसके बाद अमेरिका के द्वारा अफ़गानिस्तान को इसके लिए ब्लेम किया गया। एंड 2001 के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ पर जो सरकार थी उसको वहाँ पर हटा दिया जाता है और ऐसी लोगों की सरकार वहाँ पे बनाई जाती है जो अमेरिका का समर्थन करती है। तो ऐसे करते हैं बड़े बड़ी जो महाशक्तियाँ होती हैं, ऐसे ही करती हैं किसी दूसरे देश में जाकर। जैसे अमेरिका अगर इराक में गया था तो इराक में जाने का मकसद क्या था? वहाँ पर पहुँचकर ऐसे लोगों की सरकार का निर्माण करना जो उस महाशक्ति का फेवर करती है। तो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ ऐसा ही करती हैं एंड ऐसा ही सोवियत संघ के द्वारा भी किया गया। और जो ईस्टर्न यूरोप था, जो पूर्वी यूरोप था, वहाँ पर ऐसी सरकारें बनाई गई जो सोवियत संघ की विचारधारा से इत्तेफाक रखती थी। यही इसका मतलब था आगे जो मैं लाइन आपको पढ़ा रहा था। द एक्सेप्शन वाज इन यूगोस्लाविया वेयर द मार्क्सिस्ट लीडर मार्शल टीटो consolidated his position while maintaining independence from Moscow. Tito's Yugoslavia subsequently played an important role in the Third World Non-Alignment Movement. मैंने आपको टेस्ट भी दिया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर, गुट निरपेक्षता। और जब आप गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ रहे होगे तो मार्शल टीटो का नाम आपने सुना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो के बारे में सुना होगा आपने, मार्शल टीटो के बारे में आपने सुना होगा। अब ये इस वाले हिस्से में एक कंट्री है यूगोस्लाविया। इधर देखो मैप पे ये यूरोप दिख रहा है आपको, इसके आगे वाला जो एरिया है वो एशिया है, इसके नीचे वाला जो एरिया है दैट इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है? यूरोप। एंड इंडिया लोकेट्स इन एशिया। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड यूरोप। एंड इसी के हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं कि इन वाले हिस्सों में सोवियत संघ का प्रभाव पड़ गया और ऐसे देश जो इस लोकेशन में लोकेट कर रहे थे या तो वह सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए, अगर कोई नहीं आया तो सोवियत संघ ने ज़बरदस्ती उसको अपने प्रभाव में ला दिया और कहा कि आपको मेरी विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा। एक ऐसा देश इसी वाले हिस्से में ऐसा था जिसकी विचारधारा तो सोवियत संघ की तरह ही थी, जिसकी विचारधारा समाजवादी थी, मार्क्सिस्ट लीडर था, ये भी मार्क्स के विचारों में विश्वास करने वाला व्यक्ति था जो मार्शल टीटो था। एंड ये मार्शल टीटो था कौन, पहले तो ये बताता हूँ कि कौन सी कंट्री से था। कंट्री वगैरह कुछ नहीं थी, वहाँ पर आज के टाइम में 3 कंट्रियाँ बन चुकी हैं। एंड ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, इसी वाले हिस्से में यूगोस्लाविया था, ये स्लोवेनिया, क्रोशिया एंड ये सर्बिया, ये 3 हिस्से बन गए, एक स्लोवेनिया, एक क्रोशिया एंड सर्बिया। इसको पहले यूगोस्लाविया बोला जाता था। 1918 से लेकर आई थिंक 1992 तक यहाँ पर यूगोस्लाविया नाम से एक देश रहा है। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कब से कब तक था। 1918 से लेकर 1992 तक, 1992 तक ये जो 3 देश थे ये यूगोस्लाविया के नाम से जाने जाते थे। एंड यहाँ के एक लीडर थे जिनको मार्शल टीटो कहा जाता था, वो भी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और ये देश भी साम्यवाद के प्रभाव में था और साम्यवादी आदर्शों में विश्वास करने वाला देश था। परंतु मार्शल टीटो के द्वारा कहा गया कि हम सोवियत संघ का समर्थन नहीं करेंगे। क्या बोला कि हम सोवियत संघ का समर्थन नहीं करेंगे, हम सोवियत संघ से इंडिपेंडेंट रहेंगे। बेशक हमारा विचार एक जैसा ही है परंतु हम सोवियत संघ वाले देश नहीं कहलाएंगे। तो इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि हम दूसरी दुनिया के देश नहीं बनेंगे बल्कि हम अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखेंगे। तो वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया में बात कर रहे थे, उनके द्वारा भी कहा गया कि हम अपने आप को
इंडिपेंडेंट रखेंगे। हम ना तो पहली दुनिया के साथ जाएंगे यानी कि अमेरिका के साथ जाएंगे, और ना ही दूसरी दुनिया के साथ जाएंगे यानी कि ना ही सोवियत संघ के साथ जाएंगे। उनके द्वारा भी कहा कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट रखेंगे। नॉन अलाइनमेंट, हम गुटों से निरपेक्ष रहेंगे, गुटों से बिल्कुल अलग रहेंगे। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू एंड उसी के साथ यहाँ पर युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण रोल उस समय प्ले किया गया था। ईस्टर्न यूरोप में होने के बावजूद भी उनके द्वारा अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखा गया, और इनके द्वारा भी ये क्लेम किया गया कि हम अपने आप को अलग रखेंगे। तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आ रहा है।